हेलो बच्चों, आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 का। ऑलमोस्ट अपन आज चैप्टर को फिनिश कर देंगे, थियोरेटिकल पोर्शन, और फिर उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 में कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन ए कैपेसिटिव सर्किट। यदि प्योर कैपेसिटर सर्किट है जो डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो उसमें एम्पेयर सर्किटल लॉ की इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। इनकंसिस्टेंसी समझने से पहले तो ये समझो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो चैप्टर 4 में अपन ने पढ़ा था एम्पेयर सर्किटल लॉ। उसमें अपन ने बोला था कि किसी भी क्लोज पाथ से जितनी करंट पास हो रही है, इस तरह से, ठीक है, जितनी भी करंट पास हो रही है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको अपन बोलते थे एक तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ, कि किसी भी क्लोज पाथ से निकलने वाली जो करंट्स हैं उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है, वो लाइन इंटीग्रल परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और जितनी भी करंट पास हो रही है उन सारी के सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम होगा। ऊपर जाने वाली करंट यदि अपने पॉजिटिव मानी है, तो इनमें से मान लो कोई सी एक करंट यदि नीचे आ रही होती, यदि ऐसा होता, तो सिग्मा ई की वैल्यू क्या हो जाती, I1 प्लस I2 माइनस I3। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अब कैपेसिटिव सर्किट से इनकंसिस्टेंसी कैसे शो करती है वो चीज़ समझना। जैसे मान लो ये अपने पास में कोई कैपेसिटर है, ये समझो, ये मान लो एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ से करंट अपन ने मान ली कितनी फ्लो हो रही है, I मैंने मान ली कि यहाँ से I करंट जो है वो फ्लो हो रही है। ठीक है, अब जब यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है, तो मैंने यहाँ पर दो क्लोज लूप माने। एक तो ये क्लोज लूप मान लिया जिसको अपन ने बोल दिया C1, ठीक है, और एक मैंने मान लिया कि इसके दोनों कैपेसिटर प्लेटों के बीच में क्लोज लूप मैंने मान लिया जिसको मैंने मान लिया C2। ठीक है, C1 जो क्लोज लूप है उससे कितनी करंट पास हो रही है, I करंट ही पास हो रही है C1 क्लोज लूप से। तो इस C1 के कारण मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा, तो अपन बोलेंगे इंटीग्रेशन बी C1 वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I। ऐसे बोलेंगे बी सिग्मा I कितना है, I, इसमें से I करंट पास हो रही है। यदि मैं इस C2 के लिए लगाना चाहूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन बी C2 वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और कितनी करंट पास हो रही है इस क्लोज लूप से, यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही, तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि बी C2 जो निकल के आ रहा है, यदि अपन यहाँ से केवल बी C2 की बात करें तो बी C2 कितना आ रहा है, 0, लेकिन बी C1 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही सर्किट में कई जगह तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रहा है और कई जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे अलग अलग बन रहा है। एम्पियर सर्किटल लॉ से जब निकाला जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसको अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन ए कैपेसिटिव सर्किट। इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, फिर आगे फिर बन जाएगा। तो इसका मतलब बीच वाला मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ इन ए कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो फिर जब ऐसा हुआ तो फिर ऐसा माना गया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस क्लोज लूप से कोई करंट पास नहीं हो रही, यानी कि कैपेसिटर की इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ कोई करंट पास नहीं हो रही। तो इन्होंने बताया कि इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ एक करंट पास होती है जिसको अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है, ये तो इनकंसिस्टेंसी अपने पास में आ गई। एम्पियर सर्किटल लॉ जो था उसकी इनकंसिस्टेंसी क्या निकल के आई है। अब नेक्स्ट अपना को टॉपिक आता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट ही है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है और इसका ओरिजिन किस तरह से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही है। क्वेश्चन अपने पास में ये है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, एंड हाउ इट इज ओरिजिनेट, हाउ इट इज ओरिजिनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस तरह से आया ये अपन को देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो अपन सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट तो एक करंट है जो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होती है। जैसे ये वाली जो करंट है जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है उसको तो अपन नाम दे सकते हैं कंडक्शन करंट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कंडक्शन करंट।
और इन कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है इसको अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो जब कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो उनकी दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होती है उसको ही अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन किस तरह से हुआ वो सारी चीज़ें अपन को देखनी है। तो अब अपन को ये देखना है हाउ इट इज़ ओरिजिनेट। इसका फॉर्मूला जो बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो फॉर्मूला याद रखना है, वो बनता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बनता है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, यानी कि फॉर्मूला बना कैसे है, वो चीज़ अपन को देखनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला आया है वो बना कैसे है। तो अपन को ये पता है कि आई डी जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट वो ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ये करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, मान लो चार्ज यदि डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी फ्लो हो रहा है तो चार्ज यदि क्यू फ्लो हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगा, आई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन पढ़ चुके हैं बहुत बार चैप्टर सेकंड में, तो इन्फिनिट टाइम्स आया होगा कि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा फिर होता है क्यू बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अपन को ये पता है कि जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो यदि मैं E की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में Q A अपॉन एप्सिलॉन नॉट A से कैंसिल, तो क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ से यदि मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आऊँ तो Q जो मेरे पास में निकल के आएगा वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई E आ जाएगा। अब इस Q की वैल्यू को यदि मैं यहाँ पुट कर दूँ तो आई डी का जो फॉर्मूला निकल के आएगा आई डी वो हो जाएगा डी बाई डी टी और Q की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट फाई ई हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो तो यहाँ से आई डी जो डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी वो अपने पास में आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला मेरे पास में आता है किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो अपन ने यही फॉर्मूला लिखा था डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो जितना फॉर्मूला आया था उसको अपन ने देख लिया कि एक्चुअल में फॉर्मूला आया कहाँ से है। फिर से देख लो इसको कि ये तो डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है कि जब कैपेसिटिव सर्किट को किसी एसी डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में भी ही एक करंट फ्लो होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, यहाँ भी एक करंट फ्लो होती है। तो उस करंट के कारण क्या होगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होती है उसी को अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अभी आया कहाँ से, वो अपन ने यहाँ से देखा कि आई डी इक्वल होता है डी क्यू बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन जानते हैं कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। फिर फाई जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू ए। ये कोस थीटा होता है, थीटा जीरो हो गया तो ये हो जाएगा ई इंटू ए। ई की वैल्यू का यदि मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे, ए से कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फ्लक्स आ गया। फिर Q को इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो Q का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ठीक है, तो आई डी इक्वल हो जाएगा डी बाई डी टी एप्सिलॉन नॉट फाई ई। एप्सिलॉन नॉट बाहर नहीं जाएगा तो ये जाएगा डी फाई ई अपॉन डी टी। ये तो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मुझे निकालना ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट है ये दोनों आपस में इक्वल होती है। एक पॉइंट ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहीं देख लेते हैं उसको कि आई सी जो है कंडक्शन करंट वो इक्वल होती है आई डी के। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या ये आज तक ये सही है कि आई सी और आई डी आपस में इक्वल होते हैं। आई सी तो क्या होगा, आई सी यही होगा डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो आई सी यदि डी क्यू बाई डी टी है तो आई डी भी यदि डी क्यू बाई डी टी आ जाता है तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है। तो ये जो स्टेप्स है इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर देंगे तो ही इक्वल हो जाएगा। ये अपन को प्रूव करना है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यही है, प्रूव दैट आई सी यानी कंडक्शन करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होता है। ठीक है, इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। फिर अपन को पता है कि फाई ई जो होता है फ्लक्स वो क्या हो जाता है, ई इंटू ए होता है ऐसा। ई जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। तो यहाँ से अपने पास में ए से कैंसिल
तो फाई ई जो निकल के आया है वो आया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। आ गया फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से तो फिर से देख लो, फाई होता है ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा है फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है। ई होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया ऐसे कैसे। ठीक है, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो ये क्यू बाई ए हो जाएगा, और ये ए ऐसे कैसे है और ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे है। ए से कैंसिल तो बचा गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई इक्वल टू हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू जो निकल के आएगा वो आ जाएगा, या फिर फाई ई चलने दो, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे फाई ई की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे तो आई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी, और फाई ई अपने पास में क्या निकल के आया है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट से ही एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आई डी जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। और आई डी यदि डी क्यू बाई डी टी है, और डी क्यू बाई डी टी ही किसके इक्वल है, आई सी यानी कंडक्शन करंट के इक्वल है। इसका मतलब आई डी इक्वल टू किसके आएगा, आई सी के, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके इक्वल होती है, कंडक्शन करंट के इक्वल होती है। तो 3 क्वेश्चन अपन ने फिलहाल यहाँ पे देखे हैं। एक तो अपन ने ये देखा है कि एक्सप्लेन द इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पीयर सर्किट इन कैपेसिटिव सर्किट, वो अपन ने देख लिया इनकंसिस्टेंसी कैसे होती है कि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। सेकंड अपन ने देखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में जो करंट फ्लो होगी उसको अपन नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये कैसे ओरिजिनेट हुई, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, और ओरिजिनेट कैसे हुई वो अपन ने देख लिया कि इस तरह से जो ओरिजिनेट हुई है। फिर अपन ने बोला कि जो कंडक्शन करंट होती है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने बोला कि प्रूव दैट आई सी इक्वल टू आई डी। ठीक है, यानी कि इस चीज़ को प्रूव करो कि आई सी और आई डी आपस में इक्वल है। तो इस चीज़ को अपन ने प्रूव कर दिया कि इस तरह से दोनों आपस में इक्वल निकल के आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है अपने पास में मैक्सवेल्स कुछ इक्वेशंस निकल के आती है, सिंपल से इक्वेशंस है, तो उनको और देख लेते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है। चलिए, अब अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन एक्स इक्वेशन है जो अपन पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है, वही सारी चीज़ निकल के आएगी। 4 इक्वेशंस मैक्सवेल ने दी थी। फर्स्ट इक्वेशन जो आया था वो आया था गॉस लॉ। गॉस लॉ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज लूप में जितने भी चार्जेज हैं उन चार्जेज का एल्जेब्रिक सम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, और फिर इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स की एक और डेफिनेशन क्या आई थी, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये अपने पास में मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन निकल के आती है जो अपन गॉस लॉ जिसको बोला जाता है। तो ये गॉस लॉ किसके अंदर है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो गॉस लॉ किसके अंदर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, अब नंबर सेकंड जो इसके अंदर इक्वेशन निकल के आती है वो भी गॉस लॉ ही है, लेकिन गॉसेस लॉ अपन किस में बोलेंगे, अब मैग्नेटिज्म में, कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ कैसे बनता है। ठीक है, तो ये भी अपन ने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ जो बनता है बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर वो होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ एम। समेशन ऑफ एम क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर अपन बोलते थे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में यूनिट पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, यानी कि नॉर्थ रहेगा तो साउथ भी रहेगा, और जब नॉर्थ और साउथ दोनों ही रहेंगे तो उस कंडीशन में सिग्मा एम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0। सिग्मा एम की वैल्यू क्या होती थी, 0, यानी कि इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी क्या होना है, 0 ही होना है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। हो गया। नंबर 3 जो आता है इसके अंदर जिसको अपन बोलते हैं फेराडे लॉ। फेराडे लॉ चैप्टर 5 में अपन ने पढ़े हैं फेराडे लॉ। ठीक है, चैप्टर 1 का हो गया, ये चैप्टर 4 का हो गया, वो चैप्टर 5 का आ गया। ठीक है, 4 का एक और आएगा अभी। चैप्टर 5 में फेराडे लॉ में क्या बोला था कि ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट। ठीक है, फिर ईएमएफ जो होता था या वी जो होता था पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ क्या पोटेंशियल डिफरेंस, उसका फॉर्मूला यदि याद हो तो एक फॉर्मूला बोलते थे अपन ई वेक्टर डॉट डी एक्स वैक्टर। ठीक है, या डी ए वैक्टर कुछ भी मान लो, या डी आर वैक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर बोल दो, डी आर वैक्टर बोल दो, डी एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, डी एल अपन मान लेते हैं। तो ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर, तो यहाँ से मैं बोलूँगा माइनस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है,
तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल। ये क्या है, एक तरह का लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी होता है। इसको बोलते हैं फैराडे लॉ या मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर अपने पास में आता है मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, यानी कि एम्पियर सर्क्यूटर लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटर लॉ जो होता है वो वैसे तो अपने पास में क्या होता था, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, ऐसा ही होता था। फिर अपन ने यहाँ पे देखा कि जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें दो तरह की करंट फ्लो होती है, एक तो कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको अपन यदि आगे बढ़ाएं तो इस मैक्सवेल का जो एम्पियर सर्क्यूटर लॉ की जो मॉडिफाइड इक्वेशन बनती है, मैक्सवेल जो बनाता है वो बनता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और समेशन आई क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो इसको जब और आगे बढ़ाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी अपन पढ़ चुके हैं अब तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये हो जाएगा आई सी और एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यही होता था अपने पास में ये कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। तो ये जो होती है ये इक्वेशन आती है मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, इसको बोला जाता है मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटर लॉ तो केवल इतना ही था, ठीक है, उसमें कोई कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं थी। लेकिन अब अपन ने बोला कि मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया कि उसमें कंडक्शन करंट भी फ्लो होती है और उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होती है। तो पहले तो केवल इतना ही माना जाता था कि केवल डिस्प्लेसमेंट करंट ही फ्लो होती है, कंडक्शन करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन बाद में पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी फ्लो होती है, तो उसने उस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्क्यूटर लॉ, ठीक है। तो ये कुछ चार अपने पास में मैक्सवेल्स की इक्वेशंस आई थी, उनमें से तीन जो है वो तो अपन नॉर्मली जो पढ़ चुके हैं वही है, और फोर्थ भी वही है यहाँ तक, तो केवल यहाँ पे चेंज हुआ है। बाकी तो ये चैप्टर 1 की इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, ये चैप्टर 4 में पढ़ा था, ये अपने पास में चैप्टर 5 में पढ़ा था, और ये फिर से अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ठीक है। तो वही इक्वेशन है, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं आई है, तो इसको अपन बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो और देख लेते हैं, लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर अपना थियोरेटिकली फिनिश है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स अपन और देख लेंगे कि न्यूमेरिकल्स में क्या आते हैं इसके। तो थियोरेटिकली ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपने पास में आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसमें समझने वाली चीज़ें बहुत कम है, केवल रटने वाली चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बहुत सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनको जब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करवाई जाती है तो वो अलग अलग रेंज में अरेंज होती है, अलग अलग वेवलेंथ की रेंज में अरेंज हो जाती है, उसी को अपन बोलते हैं एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी है उसको याद रखने का तरीका है जी एक्स यू वी आई एम आर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तरह की अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। जी मीन्स गामा वेव्स, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ठीक है। ये सारे याद रखने का तरीका है जी एक्स यू वी आई एम आर, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ अपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अब देखो ये ध्यान रखो कि गामा एक्स जो होती है, गामा रेज, एक्स रेज बहुत हाईली एनर्जेटिक एक्स रेज है। तो जैसे जैसे अपन इधर की तरफ चलते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। यानी कि ये हाईली एनर्जेटिक वेव्स होती है और ये सबसे कम एनर्जेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव सबसे कम है, जैसे अपने मोबाइल्स में जो वेव्स आती है वो रेडियो वेव्स होती है, अपन बोलते हैं वो भी बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एनर्जी बहुत कम है, तब जाके वो कम हार्मफुल है। यदि ये आ गई तो अपना काम हो जाएगा, ये मान लो। तो गामा रेस तो बहुत हाईली एनर्जेटिक है। एक्सरे अपन करवाते हैं तो एक्सरे करते टाइम देखा होगा तुमने कि जो एक्सरे करने वाला होता है वो भी बाहर निकल जाता है, मतलब आप रहो अंदर रूम के अंदर, अकेला छोड़ देता है अपन को, और वो खुद बाहर से वो मशीन को ऑपरेट करता है, वो खुद अंदर नहीं रहता, क्योंकि एक्सरे भी बहुत एक तरह से हार्मफुल रेज है, ठीक है, कैंसर तक प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इधर इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी। अब एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E=H/nu या Sc/λ। तो इसका मतलब जैसे जैसे उधर जा रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही है। इसका मतलब अपन बोलेंगे फ्रिक्वेंसी भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और फ्रिक्वेंसी कम हो रही है इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सबसे ज़्यादा यदि अपन एनर्जी की बात करें तो एनर्जी तो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव्स की सबसे कम होगी,
ठीक है। यदि फ्रिक्वेंसी की बात करें तो भी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होगी और रेडियो वेव की सबसे कम होगी। यदि मैं वेवलेंथ की बात करूं तो गामा रेज की सबसे कम होगी और रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो अपने पास में इनका सबका सीक्वेंस आ गया, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अपन को जो दिखाई देता है वो देखा है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन क्या होता है? VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है, जो अपन देख सकते हैं। ना तो अपन इसके इधर वाली वेव्स देख सकते हैं, ना अपन इसके इधर वाली वेव्स देख सकते हैं, अपन केवल ये वाली रेज देख सकते हैं जो अपन को देखने के लिए काम आती है, ठीक है। तो जब एक्सरे करवाया होगा तो तुमने देखा होगा कुछ ऐसा दिखता है क्या ऊपर से कुछ आ रहा है, कुछ नहीं पता चलता कुछ आ रहा है, बोलता है हो गया चलो आ जाओ, अपन को पता ही नहीं चला क्या हुआ, ठीक है। तो क्योंकि वो अपन को दिखाई नहीं देती। ऐसे मोबाइल में जो वेव्स आती है वो अपन को दिखाई थोड़ा देती है कि मोबाइल में वेव्स आ रही है, हाँ भैया कॉल आएगा देखो वेव आ रही है, ऐसा नहीं होता। तो ये वाली वेव्स अपन को दिखाई नहीं देती, केवल ये वाली वेव्स अपन को दिखाई देती है विजिबल रीजन वाली, जिसको जो 7 कलर्स की होती है VIBGYOR, ये विबग्योर जिसको बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इस सब में भी इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो लैम्डा रेड जो है वो सबसे ज़्यादा होता है लैम्डा वायलेट से, ठीक है। तो ये अपने पास में विजिबल रीजन निकल के आ गया। तो ये तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब इसमें एक टेबल आती है जो तुम्हारे NCERT के अंदर है, उस टेबल के अंदर इन सारी की सारी वेव्स जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसको याद रखना है। उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे तो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, क्या मेथड से प्रोड्यूस होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट इनको प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं और इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, इनकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, इनकी फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है, इनकी एनर्जी की रेंज क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक टेबल के अंदर दे रखी है। तो वो टेबल को याद ही करना है, उसको समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। और उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सी वेव कहाँ यूज आती है, या कौन सी वेव की वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, वो सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए वो याद करने हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वो NCERT के बुक में एक टेबल दे रखी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उस टेबल को ऐसे कैसे याद करनी है। मैं टेबल दिखा सकता हूँ कि वो टेबल एक्चुअल में है कैसी, बाकी करना तो मैं याद ही है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर कि वो टेबल में होगा क्या। तो इसमें देखो इसके अंदर ये टेबल अब तुम्हें दिख रही होगी, ये वाली ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में देखो क्या क्या है कि रेडिएशन कौन कौन से, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो, ये सब है, ठीक है। डिस्कवर किसने की थी इन वेव्स को, साइंटिस्ट के नाम है। कैसे डिस्कवर करी थी वो भी पता लगा रखा है, ठीक है। वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है, एनर्जी रेंज क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और इनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, इनमें सीधी सीधी याद करनी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इनको सीधा सीधा याद करना है। तो अब ये थियोरेटिकल पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो अपना फिनिश है। अब इसके कल से अपन डिस्कस करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तब तक पढ़ते रहो, मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।